हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। प्लेटो के न्याय सिद्धांत क्या था, प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषताएं और प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचनाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बीए थर्ड ईयर वालों के लिए पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान, जिनमें फर्स्ट पेपर जो आपका है, आपका जो फर्स्ट पेपर आपका है पश्चात राजनीतिक विचारक, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स। इसके अंतर्गत जो हम पहला पॉलिटिकल थिंकर्स पढ़ रहे हैं, जो पहला हम पश्चात राजनीतिक विचारक पढ़ रहे हैं, वो प्लेटो को पढ़ रहे थे। क्लास 1 में हमने प्लेटो के जीवन परिचय और उसकी रचनाओं को देख लिया था। तो चलिए आज हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में चर्चा करते हैं और इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में समझने से पहले हम न्याय के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं। न्याय क्या है? तो न्याय के बारे में बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग तरीके से अपने अपने ढंग से परिभाषाएं दी हैं, अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन किया है। हर विद्वान ने अपने अपने हिसाब से परिभाषित किया है। तो उसी में एक प्लेटो भी है, इसने भी अपने ढंग से अपने तरीके से न्याय को परिभाषित किया है। वर्तमान समय में हम देखें तो न्याय को एक किसी न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके द्वारा जो दिए गए निर्णय को हम न्याय के रूप में देखते हैं, और ये वैधानिक रूप है क्योंकि संविधान के द्वारा जो प्रदत्त न्यायालय है उसमें जो न्यायाधीश है वो निर्णय देता है, उसको हम न्याय के रूप में देखते हैं। लेकिन प्लेटो जो है न्याय को वैधानिक रूप में नहीं देखता है, ये नैतिक रूप में देखता है। कहता है कि न्याय वैधानिक ना होकर ये नैतिक है, ये बाहरी वस्तु ना होकर ये मनुष्य के अंतःकरण में, मनुष्य की आत्मा में, मनुष्य के हृदय में निवास करती है। और प्लेटो जो है न्याय को मानव के नैतिक कर्तव्यों से जोड़कर, मानव के धर्म से जोड़कर अपनी विचार धारणाओं को ये प्रस्तुत करता है। तो हमने एक मोटा मोटा न्याय के बारे में चर्चा कर लिया है। अब हम विस्तार से समझते हैं कि प्लेटो की जो विचारधाराएं हैं वो न्याय के संबंध में क्या है। तो देखिए, प्लेटो ने अपनी जब न्याय विचारधाराएं दी तो इससे पहले भी न्याय के संबंध में बहुत सारी विचारधाराएं मौजूद थी। बहुत सारी विचारधाराएं पहले भी प्रचलित थी। बहुत सारे विद्वानों ने न्याय के संबंध में बहुत पहले भी अपनी अपनी विचारधाराएं दे दी थी। तो प्लेटो ने क्या किया कि सबसे पहले उन विचारधाराओं का अध्ययन किया, उसके बाद जो है उनका खंडन किया, उनको गलत ठहराया कि यह न्याय संबंधी जो विचारधाराएं दी गई हैं ये सही नहीं है, ये उचित नहीं है। फिर इसने जो है अपनी विचारधाराएं दी, अपने हिसाब से इसने न्याय को परिभाषित किया। तो जैसा कि अभी हमने प्लेटो को देखा कि प्लेटो जो न्याय को देखता है वो वैधानिक रूप में नहीं, वो एक नैतिक कर्तव्य के रूप में देखता है, नैतिक रूप में प्रस्तुत करता है, और इसको बाह्य वस्तु ना बताकर मनुष्य की अंतःकरण की वस्तु बताता है। उसी के संबंध में प्लेटो का जो शिष्य हुआ अरस्तु, प्लेटो का शिष्य अरस्तु हुआ, और प्लेटो के न्याय के संबंध की जो विचारधाराएं हैं उसके बारे में ये कहता है कि न्याय वह संपूर्ण सद्गुण है जो हम एक दूसरे के साथ व्यवहार में प्रदर्शित करते हैं। तो प्लेटो के न्याय संबंध के बारे में ये अरस्तु का स्टेटमेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो कुछ स्टेटमेंट, कुछ फैक्ट या फिर विद्वानों द्वारा कही गई कुछ बातों को जब आप उसमें ऐड कर देते हैं तो एक आंसर राइटिंग की जो क्वालिटी है वो थोड़ा बढ़ जाती है। तो ये अरस्तु का ये स्टेटमेंट आप लोग जरूर रखें, याद रखें कि न्याय वह संपूर्ण सद्गुण है जो हम एक दूसरे के साथ व्यवहार में प्रदर्शित करते हैं। तो व्यवहार में हम क्या प्रदर्शित करेंगे? व्यवहार में हम अपने कर्तव्यों को ही प्रदर्शित करेंगे। जैसा कि प्लेटो ने कहा कि अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक करते रहना ही न्याय है। जो समाज, जो राज्य प्रदान करता है आपकी योग्यता के अनुसार, जो आपको काम सौंपता है कि आपको ये कर्तव्य है, उसको निष्ठापूर्वक निष्पक्ष भाव से करते रहना ही न्याय है, ये प्लेटो कहता है। तो उसी के संबंध में अरस्तु का स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखना है। अब प्लेटो के न्याय सिद्धांत के पहले 3 न्याय सिद्धांत प्रचलित थे, 3 न्याय सिद्धांत की धारणाएं प्रचलित थी। पहली जो न्याय संबंधी धारणा थी प्लेटो के न्याय सिद्धांत से पहले, वो थी परंपरागत सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं ट्रेडिशनल थियरी। ट्रेडिशनल थियरी को सिफालस और सिफालस का बेटा हुआ पोलीमार्कस, इन दोनों ने मिलकर परंपरागत सिद्धांत को दिया था। ठीक है, किसने दिया था? सबसे पहली बात तो आपको यही ध्यान में रखना है कि किसने दिया था, सिफालस, और इसका पुत्र हुआ पोलीमार्कस। सिफालस न्याय के संबंध में कहता है कि सत्य बोलना और दूसरों का ऋण चुका देना ही न्याय है। सिफालस न्याय को किस तरीके से परिभाषित करता है? तो कहता है कि सत्य बोलना और दूसरों का जो ऋण है उसको चुका देना ही न्याय है। अब हम समझते हैं कि प्लेटो इनके न्याय सिद्धांत का अध्ययन करने के बाद किस तरीके से इनका खंडन करता है और किस तरीके से इनको जो है खारिज कर देता है। तो सबसे पहले पहले पक्ष को हम समझते हैं कि सत्य बोलना ही
न्याय है। इस संबंध में प्लेटो जो है उदाहरण देकर इस स्टेटमेंट को खारिज करता है, गलत ठहराता है। कहता है कि किसी सैनिक द्वारा अपने देश के सैन्य रहस्यों को बता देना ये न्याय नहीं अन्याय है। उदाहरण से समझते हैं कि जैसे मान लीजिए आप कोई सेना में कार्यरत हैं और किसी कारणवश या किसी युद्ध के दौरान आप दूसरे देश की सीमाओं में प्रवेश कर जाते हैं और वहाँ की सेना आपको पकड़ लेती है और आपसे पूछती है कि अपने देश के सारे सैन्य रहस्यों को बताओ, तो क्या वहाँ पर आप सत्य बोलकर अपने देश के सारे सैन्य रहस्यों को बता देंगे? क्या यह न्याय है? तो प्लेटो कहता है कि ये न्याय नहीं है, ये अन्याय है। इस बात को खारिज कर देता है कि सत्य बोलना ही न्याय है। तो सिफालस की ये बात तो गलत इसको ठहरा देता है, गलत ठहरा देता है। सिफालस की बात में जो दूसरा हमारा पक्ष है वो ऋण चुका देना ही न्याय है। तो इसको भी प्लेटो एक उदाहरण के माध्यम से खारिज करता है। कहता है कि मान लीजिए दो व्यक्ति हैं और पहले व्यक्ति के पास हथियार है, उसने अपने दूसरे व्यक्ति को या फिर अपने दोस्त को वो घातक हथियार इसके पास जो है वो दूसरे व्यक्ति को दे देता है और जो जिसने हथियार दिया है देने वाला व्यक्ति दिवालिया या पागल हो जाता है, तो क्या दूसरे व्यक्ति को उस दशा में उसके हाथ में उसका जो हथियार ऋण के रूप में उसको दिया है उसको वापस कर देना चाहिए? अगर वो वापस कर देता है क्योंकि ये दिवालिया और पागल हो गया है तो ये तो तबाही मचा देगा, उसको भी मार सकता है और अपने आसपास के बहुत सारे लोगों को मार सकता है। तो इस तरीके से ये भी न्याय नहीं है, क्योंकि वो दिवालिया और पागल है, उसको इतना भी बोध नहीं है कि इस हथियार से मैं क्या करने जा रहा हूँ। तो उस कंडीशन में ये उचित नहीं है कि उसको उसके द्वारा दिया गया ऋण वापस कर दिया जाए। तो इस बात को भी प्लेटो खारिज कर देता है, कहता है कि ये भी सही नहीं है। इसके बाद प्लेटो कहता है कि ये जो सिफालस ने अपनी परिभाषा में न्याय संबंधी जो अपनी विचारधाराएं दी हैं ये कंडीशनल हैं। कुछ सिचुएशंस में, कुछ पहलुओं में जो है ये सत्य हों, लेकिन जीवन के सभी पहलुओं में ये सत्य नहीं हो सकती, जीवन के सभी पक्षों में ये सत्य नहीं हो सकती। तो इस तरीके से सिफालस की इन दोनों बातों को प्लेटो खारिज करता है। उसके बाद सिफालस का बेटा आता है पॉलीमार्कस। पॉलीमार्कस कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके प्रति उचित व्यवहार देना ही न्याय है, और यहाँ पर थोड़ा सा छूट गया है। उसके बाद पॉलीमार्कस ने कहा था कि शत्रु के प्रति शत्रुता का व्यवहार और मित्र के प्रति मित्रता का व्यवहार करना ही न्याय है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग यदि नोट्स बना रहे हैं तो इसको भी ऐड कर लेंगे। प्रत्येक व्यक्ति को उसके प्रति न्याय उचित व्यवहार देना ही न्याय है, और यहाँ पर ऐड कर लेंगे कि शत्रु के प्रति शत्रुता और मित्र के प्रति मित्रता का व्यवहार देना ही न्याय है। तो आइए हम समझते हैं कि प्लेटो इनकी जो न्याय संबंधी धारणा है इसको किस तरीके से खारिज करता है। तो पॉलीमार्कस के स्टेटमेंट को ये गलत ठहराते हुए कहता है कि मान लीजिए कि दो शत्रु हैं आपस में, और शत्रु के प्रति यदि हम शत्रुता करते हैं, दोनों एक दूसरे के प्रति शत्रुता का व्यवहार करते हैं, ये तो नैतिक कर्तव्यों के सामान्य नियम के ही खिलाफ है। ये बात कहते हुए इस बात को खारिज करता है और कहता है कि यदि हम शत्रु के प्रति शत्रुता का व्यवहार करेंगे तो उन दोनों के बीच जो शत्रुता की आग है, जो शत्रुता की आग जल रही है वो और बढ़ेगी और व्यक्ति का धीरे धीरे पतन हो जाएगा, जो कि नैतिक कर्तव्यों के सामान्य नियम के खिलाफ है। इसलिए ये बात को भी अस्वीकार कर देता है, खारिज कर देता है। दूसरी बात इसने जो कही पॉलीमार्कस ने, कहता है कि मित्र के प्रति मित्रता का भाव। तो प्लेटो इस संबंध में कहता है कि मित्र के प्रति मित्रता का भाव कुछ सिचुएशंस में तो सही है, लेकिन हम तब क्या करें जब मित्र ही नाम मात्र का मित्र हो, वास्तव में वो हमारा शत्रु हो। और हमारे जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं घटित होती है कि हमारे सामने चिकनी चुपड़ी बातों करने वाला वास्तव में हमारे पीठ पीछे वो हमें गिराने का प्रयास करता रहता है। तो प्लेटो कहता है कि जीवन की हर परिस्थितियों में इसको भी अपनाया नहीं जा सकता। तो प्लेटो क्या करता है, पॉलीमार्कस के भी न्याय सिद्धांत को खारिज करते हुए इसको हटा देता है, इसको खारिज कर देता है। तो इस प्रकार से न्याय के परंपरागत सिद्धांत को ये पूर्ण रूप से खारिज करता है। ठीक है, इन दोनों के द्वारा दी गई धारणाओं को ये खत्म करते हुए दूसरी धारणा पर आता है क्रांतिकारी सिद्धांत या फिर उग्र सिद्धांत। न्याय के संबंध में जो दूसरी हमारी न्याय संबंधी विचारधारा थी या जो सिद्धांत था वो क्रांतिकारी सिद्धांत या उग्र सिद्धांत, जिसको हम रेडिकल थियरी बोलते हैं, ये था। अब प्लेटो इसके बारे में अध्ययन करता है और इसको भी खारिज करता है। ये सिद्धांत जो दिया था ये दिया था थ्रेसिमेकस ने। तो इन विद्वानों के आप नाम भी याद रखेंगे कि थ्रेसिमेकस ने क्रांतिकारी या फिर उग्र सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में हम रेडिकल थियरी बोलते हैं, ये दिया था।
थ्रेसिमेकस कहता है कि शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय है। कहता है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति जो है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संघर्ष करते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति जितना ज़्यादा शक्तिशाली होगा वो उतना ज़्यादा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाएगा। और इसी क्रम में कहता है कि जो राज्य का सरकार होता है, जो राज्य की गवर्नमेंट है, वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है। तो इस तरीके से सरकार का हित ही न्याय है, सरकार का हित साधन ही न्याय है। तो कहता है कि सरकार अपने हित के लिए शासन करती है, अपने व्यक्तिगत सुख सुविधाओं के लिए शासन करती है। तो प्लेटो इनके जो न्याय संबंधी विचारधाराएं हैं इनको एक ही बात कह के खारिज कर देता है कि किसी राज्य का जो शासक होना चाहिए वो निष्पक्ष पूर्वक उसको शासन करना चाहिए, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए उसको शासन नहीं करना चाहिए। इसलिए पूर्ण रूप से गलत बात है कि राजा जो है अपने स्वार्थ के लिए, अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शासन करे। तो ये बात कहते हुए क्रांतिकारी या फिर उग्र सिद्धांत का जो थियरी है इसको भी खारिज करता है। कहता है शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय नहीं है, जबकि राजा को क्या करना चाहिए कि उसके राज्य में निवास करने वाले सभी नागरिकों का, जो सभी लोग हैं, उनकी विकास पर और उनकी उन्नति पर समान रूप से बल देना चाहिए और उनके विकास का, उनके उन्नति का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। जिस तरीके से एक शिक्षक जो है अपने स्टूडेंट्स की कमियों को दूर करता है और उनके अंदर जो शक्तियां हैं, उनके अंदर जो टैलेंट है उनको निखारता है, उनको उभारता है, इन द सेम में ठीक उसी प्रकार एक राजा को भी अपने देश में निवास करने वाले, अपने राज्य में निवास करने वाले सभी जो लोग हैं उनके विकास का मार्ग, उनके उन्नति का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए और उनको आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि अपने स्वार्थ के लिए, व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राजा को शासन करना चाहिए। ये गलत है, ये अस्वीकार है। तो ये बात करते हुए प्लेटो जो है इनके भी सिद्धांत को खारिज करता है। इसके बाद जो है प्लेटो न्याय संबंधी तीसरी विचारधारा को गलत ठहराता है, खारिज करता है। तीसरा जो न्याय का सिद्धांत था वो था कार्य कारण या फिर व्यवहारिक सिद्धांत बोल लीजिए, जिसको इंग्लिश में हम प्रैग्मेटिक थियरी भी बोलते हैं। तो तीसरी जो थियरी थी न्याय संबंधी, इसको जो दिया था ग्लाउकन ने दिया था। अब समझते हैं कि ये थी क्या, ये जो न्याय संबंधित थियरी थी, सिद्धांत था, ये क्या था। ग्लाउकन कहता है कि न्याय जो है वो एक कृत्रिम वस्तु है, मतलब आर्टिफिशियल थिंग है। आर्टिफिशियल का मतलब कि जो मानवों द्वारा निर्मित की गई है, और यह एक शाश्वत नहीं है। शाश्वत का मतलब ये प्राकृतिक द्वारा प्रदत्त नहीं है, ये सार्वभौमिक नहीं है, शाश्वत नहीं है। शाश्वत नहीं है इसका मतलब ये परिवर्तित होता रहता है। ये कहता है कि समाज के हिसाब से, समाज में जो परंपराएं चलती रहती हैं, समय अनुसार जैसे जैसे परंपराएं बदलती हैं वैसे वैसे न्याय क्या है इसकी परिभाषाएं भी बदलती रहती हैं। कहता है कि न्याय बाहरी वस्तु है और न्याय का पालन लोग या फिर व्यक्ति तभी करेंगे जब उनके ऊपर कोई दबाव हो, कोई भय का कारण उत्पन्न हो। कहने का मतलब है कि जब राजा या फिर कोई दूसरा किसी दूसरे के ऊपर दबाव डालेगा, कोई भय उत्पन्न करेगा, तभी वो अपने कर्तव्यों का, अपने जो उसके कर्म है उनका पालन करेगा। इसीलिए ग्लाउकन कहता है कि न्याय भय का शिशु है, मतलब कि न्याय भय का शिशु है। इससे अभिप्राय हमारा ये है कि प्रत्येक व्यक्ति न्याय का पालन भय के कारण करता है, ये ग्लाउकन कहता है। पहली बात इसने क्या बोली थी, पहली बात बोली थी कि न्याय शाश्वत नहीं है, ये परंपराओं के हिसाब से समयानुसार बदलती रहती हैं। दूसरी बात कहता है कि न्याय व्यक्ति के अंदर नहीं, ये बाहरी वस्तु है। तीसरी बात कहता है कि न्याय भय का शिशु है। न्याय भय का शिशु है, कहता है कि लोग न्याय का पालन तभी करेंगे जब उनके ऊपर दबाव बनाया जाएगा, उनके ऊपर भय डाला जाएगा, मतलब उनको एक डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, तभी वो अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। अब प्लेटो इन तीनों चीज़ों के खिलाफ है। कहता है प्लेटो कि न्याय कोई बाहरी वस्तु नहीं है, न्याय जो है मनुष्य के अंतःकरण में, मनुष्य के हृदय में निवास करने वाली वस्तु है। तो पहली बात इनकी गलत ठहराता है। दूसरी बात इन्होंने क्या कही कि न्याय हमेशा चेंज होता रहता है, समाज में जो परंपराएं हैं वो समयानुसार बदलती रहती हैं, इसलिए न्याय की जो परिभाषाएं हैं वो भी बदलती रहती हैं। तो प्लेटो कहता है कि न्याय शाश्वत है, ये सत्य है, ये सार्वभौमिक है, ये बदलती नहीं है। तीसरी बात ये कहता है कि न्याय भय का शिशु है। जब किसी के ऊपर भय बनाया जाएगा, किसी के ऊपर प्रेशर डाला जाएगा, तभी वो अपने कर्तव्यों का पालन करेगा, तभी वो अपने कर्म पथ पर चलेगा। तो इस बात को भी ये खारिज कर देता है। कहता है कि
प्रत्येक मनुष्य जो है न्याय का पालन वो अपनी स्वेच्छा से न्याय का पालन करेगा, अपनी स्वेच्छा से अपने कर्तव्यों का पालन करेगा बिना किसी भेदभाव के। तो इस प्रकार से जो गलाउकन की तीनों बातें थी, इन तीनों बातों को खारिज करता हुआ ये कार्य कारण सिद्धांत या फिर व्यवहारिक सिद्धांत जो है इसको ये खारिज कर देता है, पूर्ण रूप से अस्वीकार कर देता है, इसको गलत ठहरा देता है। अब जब परंपरागत सिद्धांत, क्रांतिकारी सिद्धांत, ये जिसको उग्र सिद्धांत भी बोलते हैं, कार्य कारण सिद्धांत या फिर जिसको व्यवहारिक सिद्धांत बोलते हैं, इन तीनों सिद्धांत को खारिज करने के बाद जो है प्लेटो अपना नया सिद्धांत देता है। अब हम बढ़ते हैं प्लेटो का नया सिद्धांत क्या था उसके बारे में। यदि हमें प्लेटो का नया सिद्धांत पढ़ना है तो एक प्लेटो की बहुत ही फेमस पुस्तक थी जो हमने पिछली वीडियो में या फिर पहले वीडियो में हमने आपको बताया था, जब हमने प्लेटो की रचनाओं के बारे में आपको पढ़ाया था, उसके जीवन परिचय के बारे में आपको पढ़ाया था। तो हमने प्लेटो की एक बहुत फेमस पुस्तक बताई थी जिसका नाम था रिपब्लिक। रिपब्लिक को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो रिपब्लिक को हिंदी में बोलेंगे गणराज्य। तो इसकी जो मुख्य विषय है न्याय की अधिवास की खोज करना और न्याय की प्रकृति की पहचान करना, कि न्याय की प्रकृति क्या है और न्याय का अधिवास कहाँ पर है, मतलब कि न्याय कहाँ पर रहता है, कहाँ पर एग्जिस्ट करता है। रिपब्लिक में प्लेटो कहता है कि न्याय मानव आत्मा की उचित अवस्था और मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक मांग है। तो प्लेटो का ये स्टेटमेंट भी आपको ध्यान में रखना है। रिपब्लिक में ये न्याय को दो रूपों में परिभाषित करता है, न्याय को दो पक्षों में देखता है, पहला व्यक्तिगत, दूसरा सामाजिक या फिर राज्य से संबंधित। व्यक्तिगत रूप में प्लेटो जो है बताता है कि प्रत्येक मनुष्य जो है वो जन्मजात, उसके अंदर तीन खूबियां होती या फिर तीन तत्व पाए जाते हैं या तीन एलिमेंट पाए जाते हैं। पहला इंद्रिय तृष्णा, दूसरा शौर्य, तीसरा जो है बुद्धि, एपेटाइट, स्पिरिट और तीसरा विजडम। कहता है कि व्यक्ति के अंदर ये तीन चीजें होती हैं। जब इन तीन चीज़ों का व्यक्ति के अंदर संतुलन होता है या तीन चीज़ें बराबर मात्रा में उपलब्ध होती हैं व्यक्ति के अंदर, तभी वो न्याय का पालन कर सकता है। न्याय का पालन कर सकता है, इससे अभिप्राय है कि वो अपने कर्म पथ पर चल सकता है, अपने कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक कर सकता है। कब कर सकता है? जब ये तीन चीज़ें उपस्थित हों उसके अंदर। अब राज्य के संबंध में न्याय की परिभाषा बताते हुए प्लेटो कहता है कि राज्य के लिए राज्य, क्योंकि ये बृहद रूप है जिसमें व्यक्ति निवास करते हैं, तो ये इसको समझाते हुए कहता है कि जिस तरीके से छोटे अक्षर की अपेक्षा बड़े अक्षरों को पढ़ना सुविधाजनक होता है, आसानी से उसको पढ़ा जा सकता है, उसी प्रकार हम व्यक्तिगत न्याय की अपेक्षा राज्य से संबंधित न्याय को अधिक सरलतापूर्वक और आसानी से देख सकते हैं। और राज्य से संबंधित जो इसने न्याय बताया है वो कहा है कि मानव मस्तिष्क का ही बृहद रूप राज्य है। मतलब कि राज्य वैसा ही होगा जैसा कि उसमें निवास करने वाले लोग हैं, जिस प्रकृति के, जिस प्रवृत्ति के, जिस मानसिकता के निवास करने वाले लोग हैं, राज्य वैसा ही होगा। मतलब कि राज्य परिणाम है लोगों का, वहाँ के निवास करने वाले लोगों का। और इसी क्रम में प्लेटो आगे कहता है, अपना स्टेटमेंट देते हुए कहता है कि राज्य मानव मस्तिष्क का ही व्यापक रूप है। राज्य बलूत के पेड़ अथवा चट्टानों से नहीं निकलते, वरन वे उन लोगों के मस्तिष्क और चरित्र का परिणाम होते हैं जो उनमें निवास करते हैं। और नोट्स में आप इस स्टेटमेंट को जरूर लिखें। यदि आप इतना लिखते हैं तो आपका आंसर जो है वो बहुत प्रभावशाली बन जाएगा। तो इसने कहा कि राज्य परिणाम होते हैं उसमें निवास करने वाले लोगों के चरित्र, उनकी प्रकृति, उनके व्यवहार का। ये कोई बाहरी वस्तु नहीं है। प्लेटो ने जो है व्यक्ति के इन तीन गुणों के आधार पर राज्य के चार तत्व बताए हैं। वो चार कौन कौन से तत्व हैं आइए हम समझते हैं। प्लेटो ने कहा कि व्यक्ति के अंदर ये तीन गुण जब वो पैदा होता है तो लेके आता है। अब इन तीन गुणों के आधार पर उसने राज्य को परिभाषित किया है और चार तत्व बताए हैं। पहला बताया उसने जो बताया बुद्धिमत्ता। पहला तत्व क्या बताया है? बुद्धिमत्ता। दूसरा तत्व बताया है संयम। और तीसरा तत्व जो उसने बताया है वो बताया है न्याय। और चौथा तत्व बताया उसने साहस। तो प्लेटो ने क्या कहा कि जब इंसान पैदा होता है तो वो जन्मजात नेचुरल प्राकृतिक रूप से उसके अंदर तीन तत्व विद्यमान होते हैं। पहला जो है एपेटाइट, जिसको हिंदी में हम बोलेंगे इंद्रिय तृष्णा।
तीसरा हमारा है स्पिरिट, जिसको हिंदी में बोलेंगे सौर, और चौथा हमारा विजडम या फिर बुद्धि। इन्हीं तीनों के आधार पर राज्य के 4 तत्व बता दिए इसने, बुद्धिमत्ता, संयम, न्याय और साहस। अब प्लेटो ने इन राज्य के इन 4 तत्वों के आधार पर राज्य को 3 वर्गों में बांटा है। पहला वर्ग उसने कहा शासक वर्ग। राज्य के कितने वर्ग बताए? 3 वर्ग। किसके आधार पर बताए? राज्य के इन 4 तत्वों के आधार पर बताए। पहला इसने कहा शासक वर्ग है, दूसरा इसने कहा कि रक्षक वर्ग। पहला क्या बताया? शासक वर्ग, दूसरा रक्षक वर्ग या फिर सैनिक वर्ग, और इसने जो तीसरा बताया वो बताया उत्पादक वर्ग। अब यहीं से न्याय को परिभाषित करता है प्लेटो। कहता है कि यदि बुद्धिमत्ता प्रधान व्यक्ति शासन का काम करे निस्वार्थ भाव से, और साहसी आदमी सैनिक का कार्य करे, रक्षक का कार्य करे, बिना किसी भेदभाव से पूरी जी जान लगा के अपने देश की सुरक्षा करे। और कहता है कि उत्पादक वर्ग यदि अपनी आवश्यकता से ज़्यादा, अपनी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा उत्पादन करे, दूसरों के लिए भी करे, अपनी आवश्यकता की पूर्ति तो करे ही उत्पादक वर्ग, इवन इतना ज़्यादा उत्पादन करे कि दूसरों के लिए भी वो पर्याप्त हो। यदि ये तीनों वर्ग, शासक वर्ग, रक्षक वर्ग या फिर उत्पादक वर्ग, निस्वार्थ भाव से अपने अपने काम में बिना किसी दूसरे के काम में हस्तक्षेप किए हुए, बिना किसी दूसरे के काम में हस्तक्षेप किए हुए अपना अपना काम, अपना अपना कर्तव्य करते रहें, तो यही न्याय है। प्लेटो की दृष्टि में क्या है? ये न्याय है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत क्या है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत एक हम शॉर्ट फॉर्म में समझे तो प्लेटो कहता है कि समाज द्वारा या फिर राज्य द्वारा जो भी उसको कर्तव्य मिले हैं, जो भी उसको कार्य दिए गए हैं, वो अपने कार्य को निष्ठापूर्वक करे। जो भी उसको कर्म मिले अपने कर्म को निष्ठापूर्वक करता रहे और बिना किसी दूसरों के काम में हस्तक्षेप किए हुए। प्लेटो के यही न्याय सिद्धांत है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और प्लेटो के न्याय सिद्धांत की क्या क्या विशेषताएं हैं जो इन सबसे अलग हैं, और प्लेटो के न्याय सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं भी हुई हैं। जैसा कि प्रत्येक चीज़ के 2 पहलू होते हैं, कुछ लोग उसके सपोर्ट में होते हैं तो कुछ लोग उसके विरोध में भी होते हैं। उसी तरीके से इस न्याय सिद्धांत के साथ भी ऐसा है। कुछ इसकी विशेषताएं हैं तो वहीं पर कुछ इसकी आलोचनाएं भी हैं। आइए हम विशेषताओं और आलोचनाओं को समझते हैं। थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हो गई थी, किसी कारणवश कल ये वीडियो पूरी कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं हो पाई है। ये वीडियो मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ और दूसरे दिन उसके रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इसमें हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत की जो विशेषताएं हैं और आलोचनाएं हैं, इन पर हमें चर्चा करनी थी, ये छूट गए थे, तो इन पे आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषताओं में जैसे सबसे पहली जो विशेषता है नैतिक सिद्धांत। जैसा कि हमने चर्चा कर ली थी कि नैतिक सिद्धांत, प्लेटो का न्याय सिद्धांत कैसा था? वैधानिक ना होकर इसका न्याय सिद्धांत नैतिक था। इसमें मानव की समस्त कर्तव्यों का, मानव जीवन के समस्त कर्तव्यों की ये बात करता है प्लेटो, सिर्फ वैधानिक कर्तव्यों की बात नहीं करता है। इसका न्याय सिद्धांत ये मानव जीवन के समस्त कर्तव्यों को दर्शाता है। कहता है कि न्याय जो है ये मनुष्य के अंतःकरण में निवास करता है, मनुष्य के आत्मा की ये पवित्र वस्तु है, ये कोई बाहरी वस्तु नहीं बताता है। इसलिए ये समस्त कर्तव्यों का उल्लेख करता है अपने न्याय सिद्धांत में। जैसे कि समझते हैं इसको, जैसे कि मान लीजिए राज्य कोई राज्य जो है कुछ जो कर्तव्य है मनुष्य के लिए निर्धारित कर देता है। जैसे कुछ मौलिक कर्तव्य जो है वैधानिक रूप में निर्धारित कर दिए जाते हैं कि आपके ये कर्तव्य हैं, ठीक है। लेकिन उनमें क्या होता है कि सबके लिए एक ही कर्तव्य तो हो नहीं सकते, ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए वो कर्तव्य तो हो ही नहीं सकते, किसी का दूसरा कार्य है, किसी का दूसरा कार्य है। तो इसमें क्या होता है कि प्लेटो ने कह दिया कि ये अंतःकरण की वस्तु है, इसलिए मनुष्य खुद ये निर्णय करे, मनुष्य को अपने हिसाब से, अपने नियम और संयम से और अपने त्याग से खुद अपने कर्तव्यों का पालन करते रहे। कर्तव्य की जो निष्ठा और भावना है वो मनुष्य के अंदर से आनी चाहिए, बिना किसी संवैधानिक दबाव के, बिना किसी वैधानिक प्रेशर से वो खुद अपने हिसाब से करें,
ठीक है, तो ये नैतिक सिद्धांत इसने दिया और बताया कि ये सर्वव्यापी है और मनुष्य के अंतःकरण में निवास करता है और मनुष्य की समस्त कर्तव्यों को ये दर्शाता है। दूसरी इसकी जो विशेषता है, न्याय जीवन का एक आंतरिक गुण है। ये कहता है कि जैसा कि हमने चर्चा कर ली कि न्याय जीवन का एक आंतरिक गुण है, इस पर ये कोई बाह्य वस्तु नहीं है जो किसी राज्य द्वारा या किसी समाज द्वारा तय किया जाए कि आपके ये कर्तव्य हैं, आप इन कर्तव्य को फॉलो करेंगे, इन्हीं कर्तव्य को निष्ठापूर्वक करेंगे तभी ये न्याय है। ऐसा नहीं, इसने कहा कि न्याय जो है जीवन का एक आंतरिक गुण है। आपको खुद सोचना पड़ेगा कि मेरे कर्तव्य क्या हैं और मैं इसको निष्ठापूर्वक कैसे करूँगा। ठीक है, मतलब कि न्याय एक आंतरिक गुण है। न्याय का संबंध उसने किससे बताया है? न्याय का संबंध जो समाज द्वारा, जो राज्य द्वारा कर्तव्य, जो समाज की भलाई के लिए, राज्य की भलाई के लिए जो कर्तव्य होने चाहिए, जो उसकी योग्यता, अपनी योग्यता के अनुसार जो उसके कर्तव्य हैं, उसको निष्ठापूर्वक बिना किसी दूसरे के काम में हस्तक्षेप किए हुए, बिना किसी भेदभाव के निष्ठापूर्वक उसको करते रहना, ईमानदारी से उसको करते रहना, यही न्याय है। प्लेटो ने ऐसा बताया है। तीसरी इसके न्याय की जो विशेषता है वो है कि कार्य विशिष्टता का सिद्धांत। कार्य विशिष्टता का सिद्धांत से मतलब क्या है कि इसने बताया था कि जब कोई व्यक्ति है वो जन्म लेता है तो वो जन्मजात प्राकृतिक रूप से उसके अंदर 3 गुण पाए जाते हैं। पहला इसने जो बताया था तृष्णा बताया था, दूसरा इसने जो बताया था शौर्य बताया था, और तीसरा जो इसने बताया था वो बताया था बुद्धि या फिर विवेक। क्या बताया था? बुद्धि या फिर विवेक। तो इसने कहा कि जब कोई व्यक्ति पैदा होता है तो इन 3 खूबियों के साथ पैदा होता है। और इसमें हमने क्या पढ़ा कि कार्य विशिष्टता का सिद्धांत तो कहता है कि जिसमें तृष्णा की मात्रा ज़्यादा होगी वो उत्पादन का काम करेगा। किसका काम करेगा? उत्पादन का काम करेगा। इन्हीं तीनों गुणों के आधार पर प्लेटो ने राज्य के 4 तत्व बताए थे। ठीक है, जैसे कि हमने पीछे डिस्कस किया है इसी वीडियो में, राज्य के कितने तत्व बताए थे? 4 तत्व। तो ये कहता है जिसमें तृष्णा की ज़्यादा मेजॉरिटी होगी, ज़्यादा इसमें तृष्णा की मात्रा ज़्यादा होगी, वो क्या करेगा? उत्पादन का काम करेगा और उत्पादन अपनी आवश्यकता से ज़्यादा करेगा। ठीक है, ईमानदारी पूर्वक करेगा। जिसने शौर्य की मात्रा ज़्यादा होगी वो सेना में जाएगा, मतलब कि सैनिक बनेगा, रक्षक का काम करेगा। किसका काम करेगा? रक्षक का काम करेगा। और जिसमें बुद्धि या विवेक की मात्रा ज़्यादा होगी वो शासन का काम करेगा। ठीक है, क्या करेगा? वो शासन का काम करेगा। तो इसके न्याय में क्या है? कार्य विशिष्टता का सिद्धांत, जिसके अंदर जो खूबी है वो अपने कार्य को, मतलब कि इसने कार्य को डिवाइड कर दिया गया है कि जिसमें जो खूबी है वो अपने ही काम को करेगा। जैसे कि मान लीजिए जो साहसी है, जिसके अंदर शौर्य ज़्यादा है, वो शासन का काम नहीं करेगा। ठीक है, जिसके अंदर बुद्धि या विवेक ज़्यादा है, क्योंकि प्लेटो कहता है कि जो राज्य का राजा होना चाहिए वो दार्शनिक होना चाहिए। ठीक, अभी हम देखेंगे उसको। तो कहता है कि जिसके अंदर विवेक और बुद्धि होगी वो शासन का ही काम करेगा, रक्षक का काम नहीं करेगा। इस प्रकार से हमने क्या देखा कि कार्य विशिष्टता का सिद्धांत इसके न्याय में समझ में आता है। चौथा जो बात है कि इसने कहा कि दार्शनिक शासक होना चाहिए। ठीक है, चौथी बात इसने क्या बोली, या फिर इसके न्याय सिद्धांत में क्या विशेषता है कि दार्शनिक शासक। प्लेटो कहता है कि राज्य का जो राजा होना चाहिए वो दार्शनिक होना चाहिए। राज्य का मतलब हमारा क्या है? राज्य का, जब भी हम पॉलिटिकल साइंस में राज्य की बात करते हैं तो किसी देश विशेष की बात करते हैं। ठीक है, तो ये कहता है कि राज्य का जो राजा होना चाहिए वो दार्शनिक होना चाहिए। अब राजा दार्शनिक होना चाहिए, इसका मतलब क्या है? प्लेटो इसके संबंध में कहता है कि दार्शनिक होने का मतलब क्या है, इसको समझ लेते हैं कि प्लेटो के संबंध में दार्शनिक का क्या मतलब है। प्लेटो कहता है कि राजा जो है, पहली बात तो निस्वार्थी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? निस्वार्थी होना चाहिए, निस्वार्थी होना चाहिए। दूसरा विवेकशील होना चाहिए। निस्वार्थी का मतलब क्या है कि सिर्फ अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए, अपने व्यक्तिगत मामलों की पूर्ति के लिए वो शासन ना करे, बल्कि संपूर्ण सर्वांगीण विकास की वो बात करे। दूसरा विवेकशील होना चाहिए। और तीसरा क्या होना चाहिए? कर्तव्य परायण होना चाहिए। ठीक है, कर्तव्य परायण। तो कहता है कि यदि राजा के अंदर निस्वार्थवान हो, विवेकशील हो और कर्तव्य परायण हो तो वो दार्शनिक है। क्या है वो? दार्शनिक। और प्लेटो ने कहा कि राज्य का जो शासक होना चाहिए वो दार्शनिक होना चाहिए। तो दार्शनिक शासक के अंतर्गत ये खूबियां बताई हैं प्लेटो ने। तो चौथी इसकी विशेषता क्या है कि इसने राजा को दार्शनिक शासक के रूप में बताया है। अब आते हैं इसके न्याय सिद्धांत की आलोचनाओं के बारे में।
तो न्याय सिद्धांत की आलोचनाओं के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले है कि कानूनी धारणा नहीं, यह एक नैतिक धारणा है। तो प्लेटो की न्याय सिद्धांत जो है ये कानूनी धारणा पर आधारित नहीं है, संवैधानिक नहीं है, ये एक नैतिक धारणा है। ठीक है, नैतिक धारणा है। इससे क्या होगा कि मान लीजिए छोटे राज्य में जो है जनसंख्या कम होती है तो वहाँ निवास करने वाले लोगों को समझाना तो मान लीजिए ठीक है, लेकिन बड़े राज्य में जो है कानूनी धारणा ना होने के कारण नैतिक धारणा बना दी जाए अगर, तो क्योंकि मानव जो है एक स्वार्थी प्राणी के रूप में उसको देखा जा सकता है मनुष्य को, ये क्या करेगा कि कोई नैतिक धारणा में क्या होगा, कोई संवैधानिक दबाव तो रहेगा नहीं, कोई प्रेशर रहेगा नहीं कि कानून व्यवस्था है, अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर ये कोई पुलिस वाला हमको मारेगा या फिर संवैधानिक रूप से हमारे ऊपर कोई मुकदमा चलेगा। नैतिक धारणा है तो हमारी इच्छा होगी तो करेंगे, नहीं इच्छा होगी तो नहीं करेंगे। बात ये है ना प्लेटो के न्याय सिद्धांत में। तो ये कहता है कि पहली बात तो यही है कि नैतिक कानूनी धारणा नहीं देता, ये नैतिक धारणा देता है जो कि आज के समय राज्यों पर लागू करना पॉसिबल ही नहीं है। मान लीजिए, ऐसे समझ लीजिए जैसे कि मान लीजिए आज के समय से यदि राज्य से कानून व्यवस्था हटा ली जाए तो कितना ज़्यादा दंगा हो जाएगा, कितना ज़्यादा लोग मतलब कि परेशान हो जाएंगे। एक कानून व्यवस्था ही है जो आज के समय राज्यों में शांति व्यवस्था बना के रखती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है पहली कमी तो यही निकल जाती है इसकी न्याय सिद्धांत में कि ये एक कानूनी धारणा नहीं है, ये एक नैतिक धारणा है। दूसरी जो इसकी आलोचना की गई है इस बात पर की गई है कि दार्शनिक वर्ग को समस्त शक्तियां प्रदान कर दिया है इसने। प्लेटो ने जो है दार्शनिक वर्ग को समस्त शक्तियां दे दी है। कहता है कि दार्शनिक जो होगा वही सर्वोच्च है और किसी एक पक्ष को सारी शक्तियां दे देने से राज्य का पतन हो जाएगा। इसलिए इस बात पर भी इसकी आलोचना की जाती है कि दार्शनिक वर्ग को इसने समस्त शक्तियां दे दी है। राज्य में किसी भी एक पक्ष को हम समस्त शक्तियां नहीं दे सकते, इससे अव्यवस्था फैलेगी राज्य में और राज्य का पतन हो जाएगा। तो दूसरी आलोचना ये हो गई। तीसरी आलोचना इस बात पर होती है कि मनुष्य और समाज का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। तो क्यों नहीं संभव भाई? इसने कहा कि जिसके अंदर साहस ज़्यादा होगा वो सैनिक का कार्य करेगा, ठीक है, और जिसके अंदर बुद्धि ज़्यादा होगी, विवेक होगा, वो शासन का काम करेगा। मतलब कि इसने कैटेगराइज डिवाइड कर दी है। प्लेटो ने क्या किया है कि मनुष्य को जो है एक ही कार्य तक सीमित कर दिया है। मनुष्य को जो है जो सैनिक का काम करेगा वो सिर्फ सैनिक का काम करेगा, जो शासन का काम करेगा वो शासन का काम करेगा, जो उत्पादन का काम करेगा वो सिर्फ उत्पादन का काम करेगा। तो हम क्या देखते हैं कि इसने एक ही कार्य तक समाज के लोगों को सीमित कर दिया है। इसलिए समाज के लोगों का क्या होगा, सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा। जबकि एक न्याय का लक्ष्य क्या होना चाहिए? न्याय का लक्ष्य होना चाहिए कि समाज का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। समाज में निवास करने वाले व्यक्तियों का हर दिशा में, हर क्षेत्र में विकास होना चाहिए। लेकिन इसने एक ही कार्य तक इसको सीमित कर दिया है। तो इसलिए क्या है कि मनुष्य और समाज का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है प्लेटो के न्याय सिद्धांत में। तो तीसरी आलोचना इस आधार पर की जाती है। अब बात करते हैं कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत की जो चौथी आलोचना की जाती है वो इस आधार पर की जाती है कि वर्तमान समय के राज्यों पर ये लागू करना संभव नहीं है। तो जैसा कि अभी हमने समझ लिया, इसको ज़्यादा समझना है नहीं, क्योंकि वर्तमान समय में क्यों लागू करना संभव नहीं, क्योंकि पहले जो राज्य हुआ करते थे उनकी जनसंख्या लाखों में हुआ करती थी, लेकिन अब क्या है करोड़ों में हुआ करती है, अरबों में हुआ करती है। तो ऐसा इसके न्याय सिद्धांत को अब की जनसंख्या पर लागू करना बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि इसकी न्याय सिद्धांत को लागू करने का मतलब है कि न्याय जो संवैधानिक सारे कर्तव्य नियम बनाए गए हैं उनको हटा देना। सिंपल से शब्दों में समझ लीजिए, अगर इसकी न्याय व्यवस्था लागू होगी तो जितना भी संवैधानिक है, जितने भी कानून बने हुए, इन सभी को हटा दिया जाएगा। कहता है कि मनुष्य के अंतःकरण में निवास करने वाली वस्तु है न्याय, तो वो अपने हिसाब से कार्य करेगा, जैसा कि पॉसिबल है नहीं। तो इसलिए वर्तमान समय में इसके न्याय को लागू करना संभव नहीं है। तो आई होप आप प्लेटो की न्याय संबंधी विशेषताओं और उसकी आलोचना किस किस आधार पर की गई है समझ गए होंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट का वीडियो आपको तभी मिल पाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।